हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो अपनी क्लास है, जैसा कि मैंने आपको कहा था भाई पिछली क्लासेस में कि मैं जल्द ही बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल जो है उनसे संबंधित एक क्लास आपके सामने लेके आऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आपके आ सकता है। टाइगर रिजर्व और जैव मंडल में इसलिए आपको एक तरीके से पढ़ने के लिए बोलता हूं या रिकमेंड करता हूं कि अपने नेशनल पार्क जो हैं वो सारे के सारे याद करने बहुत मुश्किल हैं। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 500 से ज्यादा है वो भी एक साथ याद करनी बहुत मुश्किल है। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम टाइगर रिजर्व सारे याद कर लें और उनके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनको भी अपने याद कर लें तो थोड़ा सा अपना काम चल सकता है अभी। और उसके बाद फिर स्टूडेंट अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क को याद करता है तो भाई वो उसकी क्षमता है और वो उसका खुद का प्लस पॉइंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन एक छोटी सी बात, बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस पर डिटेल में अपने चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपने एक अलग से आपको मैं एक सीरीज लेके आ जाऊंगा या वीडियोस बना दूंगा जिसके अंदर एक एक बायोस्फीयर रिजर्व पर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज का अपना फोकस है, इस क्लास का जो फोकस है वो मैं पहले ही बता रहा हूं, वो अपना रहेगा लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पर। जैव मंडल की जो एक लिस्ट है उस पर फोकस रहेगा और इनके सारों के एक बार आपको नाम बताकर एक तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा। लास्ट में अपने इसी स्लाइड्स में एक नक्शा आएगा भारत का और कैसे हम उस नक्शे में याद कर सकते हैं इस चीज को, उस पर अपने क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है। इसके अंदर अपने ट्रिक्स नहीं करेंगे, एक तरीका सीखेंगे। अगर आपको भारत का नक्शा आता है तो जैसा कि अपने पिछली क्लासेस में अगर आप शुरुआती क्लास देखोगे तो उसमें भारत के नक्शे को बहुत ही अच्छे से अपने ने स्पष्ट किया है, आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उन क्लासेस को जरूर देखना भाई। तो आज दो चीजें इस क्लास को शुरू करने से पहले, ये क्लास फोकस करेगी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उनकी लिस्ट पर और बात अपने ट्रिक की नहीं करने वाले। ट्रिक की जगह एक नई चीज अपने करेंगे, तरीका। किस मेथड से अपने को ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व पर अपने कोई भी बात नहीं करेंगे, छोटा मोटा डिस्कशन है लेकिन मेन फोकस वहीं रहेगा। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व, जिन्हें जैव मंडल भी कहा जाता है, ये क्या है भाई। तो ये कंसेप्ट जो है वो है यूनेस्को का। ये कंसेप्ट जो है वो यूनेस्को का कंसेप्ट है और आपको सबको पता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। इस पर चर्चा भी बाद में करेंगे लेकिन छोटा सा सबको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको यूनेस्को का पता है ये क्या है। तो ये कंसेप्ट है यूनेस्को का। तो भाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक, भाई ये छोटी छोटी बातें होती है जो अपने को याद रखनी है। नेचुरल, प्राकृतिक, और उसके साथ साथ ये शब्द भी याद रखें, कौन सा भाई, सांस्कृतिक, ठीक है। परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतरराष्ट्रीय, ये भाई देखिए ये कोई राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया प्रोग्राम नहीं है, ये यूनेस्को के मापदंड पर जो है स्थापित होता है और अंतरराष्ट्रीय पदनाम है जो, अब देखिए फिर से, जो स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम्स जो होते हैं, इकोसिस्टम्स जो होते हैं के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजनों को, मतलब स्थल और जल का संयोजन को इसमें शामिल किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक पूरा इकोसिस्टम, ठीक है, पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जो स्थलीय हो सकता है
तटीय हो सकता है, समुद्री हो सकता है, या दोनों का संयोजन हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। और ये कंसेप्ट है यूनेस्को का, और इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही परिदृश्यों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के, अब देखिए फिर से एक शब्द, संरक्षण, ठीक है भाई, प्रोटेक्शन, संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको याद रखें भी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, के साथ, तो प्रकृति के संरक्षण के साथ, ऐसा नहीं है इसमें केवल संरक्षण है, इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास भी जुड़ा हुआ है, और साथ साथ अगर उस क्षेत्र से कोई सांस्कृतिक मूल्य जुड़े हुए हैं के रख रखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो यहां पर शब्दों पे गौर दें, कौन कौन से शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला शब्द है यूनेस्को, सबसे पहला शब्द है यूनेस्को, उसके बाद अगला शब्द है सॉरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, अंतरराष्ट्रीय पदनाम, इंटरनेशनल लेवल पर स्टैब्लिश टर्म है ये, और पारिस्थितिकी तंत्र है, कैसा, या तो स्थलीय या समुद्री या दोनों का संयोजन, ठीक है भाई। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, केवल प्रकृति के संरक्षण से संबंधित नहीं है, के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास और उस क्षेत्र से संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो पॉइंट्स हैं किससे जुड़े हुए, कल्चर से जुड़े हुए, वहां की हिस्ट्री से जुड़े हुए, तो सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो ये शब्द ध्यान में रखना भाई, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है अभी कुछ वर्ड्स आपको कट रहे होंगे, अब साफ दिखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना क्या होती है। हमने टाइगर रिजर्व की संरचना पर भी बात की थी, इसी तरह से हम बायोस्फीयर रिजर्व की एक संरचना पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सीधा आपको लेकर चलता हूं मैं, ये कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको ध्यान से देखोगे तो आपको 3 क्षेत्र दिखाई देंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। वही है, एकदम बीच वाला जो क्षेत्र है वो है कोर एरिया, कोर क्षेत्र। उसके बाद में कोर क्षेत्र के बाद है बफर जोन, और उसके बाद में है ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया, कोर, बफर, ट्रांजिशन, ठीक है। डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा डिटेल में अपने को अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहले इसको पढ़ते हैं भाई। कोर क्षेत्र एकदम बीच वाला, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। देखिए भाई, जिन शब्दों पे ध्यान देना है, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है, जहां पर एक तरीके से यूं समझिए कि मानवीय गतिविधियों को सबसे ज्यादा प्रतिबंधित किया जाता है, प्रोहिबिटेड किया जाता है। वो एरिया कौन सा होता है, कोर क्षेत्र होता है। यह कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ था, 1972 में लागू हुआ था। 1972 के तहत संरक्षित विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। और मैंने ये, अब देखिए भी एक सिंपल सी बात, अब तक अगर आपने टाइगर रिजर्व पे अपनी जो एक वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि टाइगर रिजर्व का भी जो कोर एरिया होता है वो कोई नेशनल पार्क, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य होता है, ठीक है। तो सेम चीज है भाई, कोई भी राज्य में कोई अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसे कोर एरिया मानकर उसके आसपास के क्षेत्र को जैव मंडल के रूप में, मतलब उसको मिलाकर
उसको मिलाकर आसपास के क्षेत्र को जैव मंडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसे राजस्थान के स्टूडेंट ध्यान देना, राजस्थान के स्टूडेंट्स ध्यान देना, आरपीएससी की तैयारी करने वालों थोड़ा सा, कि राजस्थान में आपसे पूछे कि जैव मंडल कितने हैं, राजस्थान में आपसे पूछे कि जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो आंसर है 0, आंसर है 0। लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है। राजस्थान में 2 प्रस्तावित हैं। कितने हैं? 2 जैव मंडल प्रस्तावित हैं। और प्रस्तावित कौन कौन से हैं? एक है माउंट आबू, एक है माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, और दूसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये जो माउंट आबू है अभ्यारण्य है, ये स्थित है सिरोही में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखिए भी, जब इनके आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करके कभी कोई जैव मंडल बनाया जाएगा तो वो कैसा होगा? तो ये जो कोर एरिया है ये बेसिकली या तो ये माउंट आबू मान लीजिए, इसे माउंट आबू अभ्यारण्य, या इसे मान लीजिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, और उसके चारों ओर एक क्या होगा? बफर जोन होगा। और यहां पर आप देखोगे कुछ साइंस बने हुए हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये ट्रांजिशन जोन होगा जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो थोड़ा तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है? तो भाई जल्दी से, कोर एरिया क्या होता है? सबसे संरक्षित क्षेत्र है जहां मानवीय गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रतिबंधित होती है। ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसमें ज्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित या विनियमित, इसके तहत स्थापित किए गए, ऐसे समझ लो, इसके तहत जो मैनेज किए जाते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो हैं वो कोर एरिया में शामिल होंगे, ठीक है? और अब देखिए भाई, मैंने कहा मानवीय क्रियाएं सबसे ज्यादा प्रतिबंधित, तो सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। तो भाई जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, वनपाल, वन रक्षक, और ऑल ओवर इंडिया पर भी आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज निकलती है, तो जो सरकारी कर्मचारी है केवल वही इसमें अलाउ होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा साइन बना हुआ है, और इस साइन का मतलब है रिसर्च स्टेशन। तो यहाँ पर मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से वर्जित है, ठीक है, केवल सरकारी कर्मचारी ही यहाँ पर अलाउ होते हैं। और यहाँ पर इस बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा सकता है, और उसके अंदर भी सरकारी जो साइंटिस्ट वगैरह होंगे वो अलाउ होंगे। चलिए, इसके बाद आता है बफर क्षेत्र। तो अब आपने समझ गए, कुछ मानवीय गतिविधियों को यहाँ पर विद परमिशन अलाउ किया जाएगा। तो बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र है, इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः एक तो नियंत्रित हो, मैनेज हो, विद परमिशन हो, और गैर विध्वंसक हो, जिनका प्रकृति पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना हो। जैसे आप कहें क्या यहाँ पर माइनिंग की जा सकती है? क्या यहाँ पर खनन किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनमें सीमित पर्यटन, भाई आप सफारी पर जाओगे ना, ठीक है, रणथंबोर जाते हैं तो सफारी पे जाते हैं अपने टाइगर देखने, तो वो इसी क्षेत्र में है। यहाँ पर मछली पकड़ना, लेकिन सीजन विशेष में, और वो भी उन्हीं को जिनको अलाउ किया गया है। आसपास के जो लोग हैं उनको चराई के लिए जाने दिया जाता है भाई। तो देखिए, इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में, इस क्षेत्र में ध्यान से देखना, सुनना इस चीज को, इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक व संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। तो जैसे जैसे कोर में मानव का प्रवेश सबसे कम, थोड़ा सा ज्यादा कहां? बफर में, और संक्रमण में सबसे ज्यादा।
इसी के बाद यहां पर अनुसंधान, रिसर्च और शैक्षणिक एजुकेशनल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है भाई, मेन पॉइंट्स को पकड़ना, मेन पॉइंट्स को बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है आपको ये। इसके बाद में आएगा संक्रमण क्षेत्र। आप समझ गए होंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की मेरे को लगता ही नहीं जरूरत है। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। एक तरीके से यहां पर सबसे ज्यादा मानवीय गतिविधियों को अलाउ किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको इन तीनों ही क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मानव का निवास दिखाई देगा तो इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। इसमें बस्तियां हो सकती है, फसलें उगाई जा सकती है, प्रतिबंधित जंगल लेकिन ऐसा जहां पर ऐसा नहीं कि भी आप जंगल गए और शिकार कर रहे हो, कहीं लकड़ियां काट रहे हो, और मनोरंजन के लिए क्षेत्र, होटल वगैरह या छोटे मोटे होटल और अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए, सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र, उसके बाद ये जो है एक बफर जोन हो गया, थोड़ी सी छूट मिल जाती है, यहां पर और छूट मिल जाती है, फिर ये तो फ्री एरिया है ही जहां अपने बैठे हैं। तो समझ गए भाई एक बायोस्फीयर रिजर्व कैसा हो सकता है। और सिंपल सी चीज है, ये जो बीच में है एकदम, ये कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैंने ये बता दिया था भी, ये जो है ये रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर नहीं भाई, ये है मॉनिटरिंग, जो निगरानी के लिए रखा जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, निगरानी के लिए। ठीक है, मॉनिटरिंग सेंटर है ये। यहां पर जैसे जंगल के अंदर गैर कानूनी गतिविधियां ना हो रही हो, शिकार वगैरह ना हो रहा हो, उनकी निगरानी के लिए ये है। वास्तव में क्या है, ये जो साइन है ये है एक तरीके से, सॉरी ये वाला भी नहीं, ये वाला जो साइन है वो है वास्तव में क्या, रिसर्च सेंटर, जो सबसे बाहरी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, गलती से मैंने इसको बता दिया था, ये मॉनिटरिंग है सेंटर है और ये साइन है वो रिसर्च सेंटर का। लेकिन मोटा मोटा आप समझ गए, क्या समझ गए कि एकदम बीच में कोर एरिया है जहां मानवीय गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है। उसके बाद में बफर है जहां पर विद परमिशन मानवीय गतिविधियां अलाउ की जाती है, सफारी वगैरह और ये सब अलाउ की जाती है। उसके बाद में सबसे कम प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो सबसे बाहरी संक्रमण क्षेत्र है। ये साइन किसका है भाई, ह्यूमन सेटलमेंट, जहां घर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, ये एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, ऐसा कोई साइन आपको दिखे तो ये एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का, और टूरिज्म और रिक्रिएशन। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ टूरिज्म होगा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, मानवीय गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रतिबंधित, मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे, और केवल सरकारी कर्मचारी अलाउ होते हैं। इसके बाहर जाओगे तो विद परमिशन मानवीय गतिविधियां अलाउ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म अलाउ हो जाता है, एक आधे मानव सेटलमेंट्स हो सकते हैं, घर हो सकते हैं। ठीक है, और छोटा मोटा भाई एजुकेशनल ट्रेनिंग जैसा कुछ हो सकता है। और जाओगे तो सबसे ज्यादा बस्तियां आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर रिसर्च वर्क भी हो सकता है। ठीक है, बस्तियां हो सकती है, और साथ ही साथ टूरिज्म तो हो गई होगा। मोटा मोटा समझ लो इसको। अब आते हैं मेन चीज पर। आज की मेन चीज क्या है भाई, लिस्ट हमें याद करनी है। और ये नाम आपको मैं पहले ऐसे बताऊंगा, थोड़ा सा लगेगा बोरिंग, लेकिन इन नामों को याद करने के बाद जब अपने सबसे लास्ट में इस नक्शे पे पहुंचेंगे तब आपको वो मिलेगा तरीका जिससे आप ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम याद रख सकते हो। ठीक है, और मैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम आपको बताने से पहले एक चीज बता देता हूं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है भाई, कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इन 18 में से 12 जो हैं, इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यूनेस्को, किसके भाई, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व।
मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल है और कितने, 18 में से 12। अब आप सोचोगे पहले तो हम 18 नाम याद करें और उन 18 में से 12 अलग से करें। बिल्कुल, कैसे करोगे? ट्रिक से नहीं, अपने करेंगे तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना भाई, याद होगा आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो देखते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कितने हैं? 18। तो देखते हैं, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका वर्ष जरूर याद रखना। सबसे पहला है नीलगिरी, और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पश्चिमी घाट, जहां पर हमने जिस वीडियो में समझाया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको याद आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। और सिंपल सा है, नीलगिरी से मैंने आपको याद करने को बोला था, के के टी बोले तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी। ठीक है, ये क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आप ये लिस्ट में देखना कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इस पर अपने गौर जरूर करेंगे। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कौन से जीव जंतु फेमस हैं, क्या है, इन पर अलग चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। मैंने पहले ही कहा था, आज का अपना फोकस है लिस्ट पर और लिस्ट को याद करने के तरीके पर। उसके बाद जो दूसरा है 1988, इसका वर्ष भी याद रख लो क्योंकि ये दूसरा है, पहले 3 के वर्ष जरूर याद रखना। ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और नंदा देवी भी आपको अच्छे से याद है, शुरुआती वीडियो में जब हम हिमालय कर रहे थे तो नंदा देवी कहां आया था भाई? बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए 1988 में अगला नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप एक गौर करोगे तो पहले तीनों ही, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, तीनों ही एन और एन से है। ठीक है, और ये कहां पर है? मेघालय में। ये कहां है? मेघालय में। इसके बाद 1989 में चौथा जो है वो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्रम से भले याद मत रखना, लेकिन इतना सा याद रख लेना, मन्नार की खाड़ी, नक्शे में बताऊंगा कहां पर है, चिंता मत करो, अभी केवल नाम बता रहा हूं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है अपना, वो है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 1989 में स्थापित हुआ था सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। और सीधी सिंपल सी बात है, सुंदरवन बोले तो सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा याद आ रहा है, तो कहां हो सकता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद मानस, ये याद करो भाई, टाइगर रिजर्व में आपको मैंने ट्रिक याद करवाई थी, जितने भी आसाम में टाइगर रिजर्व है उनको याद करने की ट्रिक क्या थी? माने ना मेरी, कौन? काजी, और काजी का नाम क्या है? ओरांग। ये आसाम के टाइगर रिजर्व थे, कौन से? मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओराम, और यहीं से अपने सामने नाम आ गया मानस। ये भी 1989 का, और हमें अच्छे से पता, हम याद कर चुके हैं ये कि आसाम में है ये। अगला फिर से 1989, ग्रेट निकोबार द्वीपीय बायोस्फीयर रिजर्व। अब ग्रेट निकोबार मतलब अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप। अपना जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उसमें अपने भारत के द्वीपीय समूह करने वाले हैं, और नक्शे में हम ये पहले ही बोल चुके हैं, ग्रेट निकोबार समझ चुके हैं, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, और तो सीधी सिंपल सी बात है, ग्रेट निकोबार नाम आते ही अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह। अगला देखिए भी, सिमलीपाल देखिए याद हो जाएगा, ये चिंता मत करना। सिमलीपाल एक बार याद कर लो, कहां पर है? ओडिशा में। सिमलीपाल कहां है? ओडिशा में। 1994 में, 1997 में डिब्रू सिखोवा जो है, डिब्रूगढ़ आपने नाम सुना होगा, डिब्रूगढ़ कहां है? आसाम में। डिब्रूगढ़ कहां है? आसाम में। अगला है 1998 के अंदर दिहांग दिबांग। इसको इस तरीके से याद करना भाई, इसको याद करें, दिहांग और दिबांग। अब ध्यान से सुनना भाई, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब तिब्बत में निकलती है और इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, तो तिब्बत के अंदर
तिब्बत के अंदर उस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया गया है? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। और वो अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब वो असम में जाती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? दिहांग। और यहीं पर उसमें एक उसकी सहायक नदी, उसकी ट्राइब्यूटरी आकर मिलती है दिबांग। तो दिहांग दिबांग कहां? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद हो जाएगा। 1999 में अब ये पंचमढ़ी, अब पंचमढ़ी भी आपको याद है भाई, अपने ने किया था पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में कौन सी पर्वत चोटी है? याद कीजिए, महादेव के पहाड़, महादेव के पहाड़ किसका भाग? याद कीजिए विंध्याचल का। इससे पहले की वीडियो जरूर देखना भाई। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में महादेव पर्वतों में, ठीक है, पंचमढ़ी नाम की जगह मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, जो विंध्याचल की, सॉरी विंध्याचल बोल दिया, सतपुड़ा, सॉरी सतपुड़ा, विंध्याचल नहीं भी, गलती से निकल गया, विंध्याचल, सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश में जो है महादेव की पहाड़ियां, कौन सी? महादेव की पहाड़ियां। इन महादेव की पहाड़ियों में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी नाम की जो जगह है वहां पर एक पर्वत चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद है, कर चुके हैं। तो भाई बस खत्म। पंचमढ़ी कहां? मध्य प्रदेश। 1999। 2000 कंचनजंगा, कंचनजंगा का नाम आती है, आपको अच्छे से पता है भाई, ठीक है। अधिकृत रूप से ऑफिशियली जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, कहां है? सिक्किम में। 2001 के अंदर अगस्त्य मलाई, अब याद कीजिए भाई, टाइगर रिजर्व अगर आई है मलाई तो मलाई तमिलनाडु में जरूर हो गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमने याद किया था पीलीभीत और दूधवा, पीला दूध, और फिर मैंने कहा था दूध है उत्तर प्रदेश में, मलाई कहां है? तमिलनाडु में। और बहुत सारे टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व के नामों में मलाई आया था, तो फिर से हमारे सामने एक मलाई शब्द आया है, तो तमिलनाडु जरूर होगा, और साथ में केरल। 2005 अचनकमार अमरकंटक, अब ध्यान दीजिए, अचंती उदंती गुरु घासी, याद आ रहा है? ये हमने एक ट्रिक की थी किसमें? टाइगर रिजर्व में, और उसमें अचनकमार, ठीक है, अचनकमार टाइगर रिजर्व हमने बताया था कहां? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और साथ साथ में अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, जिससे नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। तो यहीं से याद कर लो भी, अचनकमार अमरकंटक एक साथ आए हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद 2008 में कच्छ का रण, कच्छ का रण याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहां होगा? गुजरात में। कहां होगा? गुजरात में। इसके बाद में कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल कहां हो सकता है भाई? तो आपके दिमाग में आ सकता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ये कुछ आपके दिमाग में आएंगे, और इसमें से ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम, ये है शेषाचलम की पहाड़ियां। अब आप कहोगे सर ये नाम और कैसे याद रखें? तो बिल्कुल ऐसे याद रहेगा कि जब अपने करेंगे इनको याद करने का तरीका, जब अपने करेंगे इनको याद करने का तरीका, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, और फिर हम उस तरीके में आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये एक तरीके से माइलस्टोन मिलेगा, नींव का, उस तरीके के नींव का पत्थर है ये, तो याद हो जाएगी। शेषाचलम की पहाड़ियां कहां? आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और आपने गौर किया कि मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे पास कितने नाम आ गए? एक तो पन्ना, ठीक है, हालांकि ये भी है अचनकमार, लेकिन ये छत्तीसगढ़ भी आ गया साथ में। एक है पंचमढ़ी, एक है पंचमढ़ी, पन्ना और पंचमढ़ी। चलिए, तो ये आपके सामने 18 जो
कहते हैं ना अपने बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके नाम आपके सामने। थोड़ा सा अगर अपने इसमें गौर कर लें भाई, थोड़ा सा इनके क्षेत्रफल पे गौर करना, यहीं पर क्षेत्रफल याद मत करना, याद होंगे भी नहीं। आप याद करोगे तो अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा 7,000 समथिंग है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 7,000 से ऊपर है, तो ये 12,000 समथिंग हो गया। 12,000 से ऊपर कोई आया नहीं, 12,000 से ऊपर आया नहीं, 10,000 तक मिला है लेकिन 12,000 से ऊपर नहीं है। तो अपने को पता है ये सबसे अब तक हमने देखा उसमें सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़े साइज का है। इसके बाद में वापस से थोड़ा सा घूमते हैं भाई, लास्ट तक पहुंच गया 18 तक, 2,000, 4,000, 7,000, तो सबसे छोटा ये 3,000 तक का है, सबसे छोटा वही है अब तक, सॉरी पीछे चलना अपने को, सबसे छोटा वही है 3,000 तक का, ये और आ गया। इससे छोटा 2600 से छोटा कोई है, ये आ गया। डिब्रू सिखोवा कितना 765, 765 से कोई है छोटा, नहीं मिला, ठीक है। तो वापस से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 700 समथिंग का कोई है नहीं, इसमें कोई है नहीं, ये है बस, इसमें कोई है नहीं है, ठीक है, इसमें कोई है नहीं है। तो भाई ये हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है भाई। चलिए, वो बायोस्फीयर रिजर्व जो 18 में से ही है, जिन्हें जिन्हें किसमें शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है भाई मैब, क्या है मैब, इसे कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, मानव तथा बायोस्फीयर, ठीक है। ये प्रोग्राम 1971 1971 72 का है, 1971 72 का है, ठीक है। इस प्रोग्राम में 18 में से हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो जल्दी से देख लो एक बार, आपको वही 12 नाम मिलेंगे। जो हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, यहां पर भी वो पहला है, वो कौन सा है, नीलगिरी। अच्छा एक चीज और, सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा पन्ना। तो ये है सबसे नवीनतम या लेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, जो यहां पर भी पहला है, नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना भी, वर्ष याद मत करना, 2001 में 2 और आए, मन्नार और सुंदरवन। उसके बाद 2004 में नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद 2009 के अंदर नौकरेक को भी शामिल कर लिया गया, 2009 में सिमलीपाल को, 2009 में पंचमढ़ी को, 2012 में अचन कुमार अमरकंटक को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2013 में ग्रेट निकोबार को, 2016 में अगस्त्य मलाई को, 2018 में कंचनजंगा को, और 2020 में जो सबसे नया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पर सबसे लेटेस्ट कौन सा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैब प्रोग्राम में शामिल किया गया, मानव तथा जैव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये 12 नाम अपने को याद करने, अब मैंने तो जल्दी से बता दिए, लेकिन मैंने आपको कहा कि अपने करेंगे भाई याद करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद आएंगे वापस, थोड़ा सा और देख लेते हैं यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो यूनेस्को क्या कहता है, जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थलीय या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स, किसी भी संसाधन का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि अभी भी बचत हो और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रह सके। तो सस्टेनेबल यूज के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के उपाय को प्रोत्साहित करता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक, अपने ये वर्ड कर चुके हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रतिनिधित्व करता है जिसका विस्तार स्थलीय, तटीय, समुद्रीय पारिस्थितिकी प्रणालियों या इनके मिश्रण वाले एक बड़े क्षेत्र में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु क्षेत्राधिकार में है। ये लास्ट लाइन ध्यान में रखना भाई, भले ही कंसेप्ट यूएनओ का है, लेकिन किसके क्षेत्राधिकार में होते हैं, उन देशों के क्षेत्राधिकार में होते हैं जिसमें वो होते हैं। जैसे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस पर यूएनओ नहीं उसे क्या करेगा, एक तरीके से एडमिनिस्टर करेगा या मैनेज करेगा, उसे भारत की सरकार ही करेगी, लेकिन मापदंड यूनेस्को के होते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे ये लास्ट वाली चीज कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व वैसे कंसेप्ट यूनेस्को का है, लेकिन जिस भी देश में है उसके पूर्ण अधिकार में होते हैं।
अपने तो काम की चीज बाजो भाई, अपने को याद करना है। ठीक है, अब अपने को पता है कि 18 तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से 12 जो हैं वो है उसमें से हटा के किसके अलग से सर, उसी में से 12 जो है वो मैब या यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। करते हैं। नींव किसको कहा था मैंने, ये रहा आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा है, शेषाचलम, शेषाचलम याद कर लेना भाई, ये अपने को याद रखना है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम के दक्षिण में, शेषाचलम के दक्षिण में 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रखना भाई। कितने हैं, 4। ठीक है, तरीका है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला कौन सा है भाई, के मतलब नीलगिरी, यहां पर आएगा नीलगिरी, के आ गया। तो एक के बाद ये आ गया दूसरा। पॉइंट देते, नंबर देते जाते हैं इनको, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गए 2। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में तीसरा आ जाएगा भाई, कौन सा, अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई। इसके बाद आपको अच्छे से पता है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, ये है मन्नार की खाड़ी, ये जलीय बायोस्फीयर रिजर्व है, मन्नार की खाड़ी। तो ये हो गया अपना कौन सा, चौथे नंबर का। लेकिन मैंने कहा शेषाचलम के नीचे 4 हैं, दक्षिण में 4 हैं, तो ये तो वैसे तो 3 ही हुए, चौथा कौन सा है, तो भाई आपको अच्छे से पता है यहां पर ये आ जाएगा अपना वैसे 5वां, और शेषाचलम के दक्षिण में चौथा कौन सा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। हाँ भाई, 5 नाम याद हो गए। शेषाचलम ये खुद एस से है, लेकिन इसके उत्तर में 2 जो हैं वो आपको एस मिलेंगे और 2 हैं आपको एन मिलेंगे। आपको याद है ना, शुरुआती 3 एन से थे, याद है ना। तो देखिए 2 एस से कैसे, ओडिशा के अंदर है सिमलीपाल, याद आया नाम, मैंने कहा था याद हो जाएगा भाई, सिमलीपाल ओडिशा में। और याद करो टाइगर रिजर्व में मैंने ओडिशा में आपको 2 करवाए थे, दोनों एस से थे, सतकोश या सिमलीपाल, नाम आया हुआ टाइगर रिजर्व में। तो ये हो गया वैसे अपना जो कर रहे हैं क्रम, उसके अंदर 6ठा नंबर। और अगला है सुंदरवन, ये आ गया भाई कहां, वेस्ट बंगाल में, कौन सा, सुंदरवन। ठीक है, हो गया भाई, 2 एन से हैं। तो नॉकरेक, नॉकरेक याद कीजिए कहां है, मेघालय में, नॉकरेक कहां है, मेघालय। और एक और एन से कहां है, उत्तराखंड में। तो कौन से नंबर का चल रहा है, 8वें नंबर का, तो ये हो गया भाई 8वें नंबर का ना, क्या, हाँ भाई बताएं भाई क्या था ये, नंदा देवी। कई बार मैं खुद भूल जाता हूं भाई कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया लाइव आने का, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं फ्लो के अंदर, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या आंसर है। चलिए, तो शेषाचलम, शेषाचलम के दक्षिण में 4, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार। शेषाचलम के उत्तर में 2 एस से सिमलीपाल, सुंदरवन, 2 एन से नौकरेक, नंदा देवी। अब आ जाओ इधर, और कहां कहां आपको याद आ रहा है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से एक नाम याद किया था, ये आ जाएगा 9वें नंबर का। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। ठीक है, और आसाम में याद कीजिए, हमने 2 नाम याद किए हैं, तो ये 10वें नंबर का कौन सा, मानस। ठीक है, मानस। और आसाम में एक और किया था, कौन सा, डिब्रूगढ़ से, डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा। चलिए भाई यहां तक पहुंच गए अपने। इसके बाद याद कीजिए, ठीक है, यहां से आगे चलेंगे तो सिक्किम में रुक के जाना भाई, क्यों, क्योंकि सिक्किम में हमें मिलेगा, अच्छे से नाम याद है हमें, सिक्किम में कौन सा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है भाई, इसके बाद और कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश में याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश में याद कीजिए कौन सा है,
हाँ भाई, शीत मरुस्थल किया था ना, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। हाँ भाई, ध्यान से देखिए इसको। तो शेषाचलम हमें याद करना है। शेषाचलम के दक्षिण में कितने हैं? 4, तो ये हो जाएंगे कुल मिला के 5। शेषाचलम के उत्तर में 2 एस से हैं, तो 5, 6 और 7। अच्छा, यहां पर अपने एक नंबर गलत लिख दिया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर गलत लिख दिया, सही कर देंगे इसे। 5, 6 और 7, उसके बाद में 2 एस से 2 एन से, तो ये 7 नंबर एक्चुअली में 8 नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये हो गया 8 नंबर, ठीक है, ये हो गया नौकरेक। और एक और जो हमने नंदा देवी, तो ये नंदा देवी जो है ये है 9 नंबर, ये है 9 नंबर, ठीक है। तो 2 एन से, एक नौकरेक, एक नंदा देवी। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो तो मिटा देते हैं इसे। तो शेषाचलम के ऊपर 2 एन से और 2 एस से, हमने ऐसे याद किया था। 2 एस से कौन से हैं? तो भाई 5 के बाद छठा है कौन सा? सिमलीपाल। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, सिमलीपाल, ठीक है। अगला कौन सा? 7वां नंबर कौन सा? सुंदरवन, सुंदरवन या सुंदरबन, ठीक है। इसके बाद में मेघालय वाला कौन से नंबर? 8वां, कौन सा हो जाएगा मेघालय में? नौकरेक, नौकरेक। इसके बाद में उत्तराखंड में 9वें नंबर का, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9वें नंबर पे कौन सा आएगा उत्तराखंड के अंदर? नंदा देवी, दोनों एन से हो गए, ठीक है। इसके बाद हम कहां पे आएंगे? इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहां पे 10 नंबर आ जाएगा। 10 नंबर कौन सा अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, ठीक है। इसके बाद 2 आसाम के अंदर, 2 आसाम में कौन सा? एक है मानस, एक है मानस, और 12वां कौन सा भाई? डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, क्लियर है। इसके बाद में 13 नंबर कहां पर? सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसके बाद में 14 नंबर हिमाचल प्रदेश में कौन सा? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। अब देखिए 15 नंबर गुजरात में क्या? कच्छ का रण, कच्छ का रण, जहां जंगली गधे मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 16, 17, 18 कहां? मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाई पन्ना, ठीक है, पन्ना। और कौन कौन से थे मध्य प्रदेश से? एक था छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। तो भाई बिल्कुल याद कीजिए, मैंने आपको मध्य प्रदेश वाले अलग से भी बताए थे आपको। मध्य प्रदेश में एक तो कौन सा आ गया अपना? पन्ना आ गया, ठीक है, एक तो आ गया पन्ना। और उसके अलावा कौन सा था? मध्य प्रदेश से 3 नाम, एक आ गया अचन कुमार, अमरकंटक, और एक पंचमढ़ी, किससे? सतपुरा की पहाड़ियों से याद किया था, ठीक है। तो 2 तो पैसे ही हो गई है, तो पैसे पन्ना, और एक और पंचमढ़ी, और एक है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक चला जाएगा, और नाम भी बहुत बड़ा है इसका, अचन कमार, अचन कमार, अमरकंटक, अचन कमार, अमरकंटक, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये सारे नाम आपके सामने हैं। शेषाचलम को याद कर लो। शेषाचलम कहां है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम के दक्षिण में, शेषाचलम के दक्षिण में 4 हैं, 4 नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, मन्नार और ग्रेट निकोबार। शेषाचलम के उत्तर में 2 एस से हैं, सिमलीपाल, सुंदरवन, 2 एन से हैं, नौकरेक, नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद किसको पकड़ो? ब्रह्मपुत्र नदी को, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? दिहांग, और उसमें मिलती है दिबांग, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आसाम में डिब्रूगढ़ से डिब्रू सिखोवा और एक मानस। इसके बाद सिक्किम में भारत की अधिकृत रूप से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसके बाद में ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल कहां? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ का रण कहां? ये दोनों ही मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ठीक है। और उसके बाद में 3 नाम क्या? मध्य प्रदेश में,
ठीक है, पन्ना, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक। याद हो गया। अब आप कहोगे सर वो 12 नाम कैसे करें जो आपने बहुत ही जल्दी में बता दिए थे। तो इन 12 नामों को फिर से देख लो एक बार। नीलगिरी, मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी। नीलगिरी, मन्नार, सुंदरगढ़, नंदा देवी। ठीक है, नौकरेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक। नाम ध्यान से देखना भाई। ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप कहोगे सर तो याद कैसे करें, तरीका क्या है। तरीका ये है भाई, वापस से आप पकड़ो किसको, शेषाचलम को, और ये दिमाग में बिठा लो कि ये जो शेषाचलम है ये उन 12 में नहीं है। शेषाचलम उन 12 में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है। तो कौन से हैं, तो उसके लिए भाई सीधा सिंपल सा है, शेषाचलम के नीचे के चारों उनमें हैं। तो नीलगिरी भी है, अगस्त्य मलाई भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, ग्रेट निकोबार भी है। ठीक है, उन 12 में जो यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में आते हैं, जो 1971-72 में चलाया गया था। बात किसी और वीडियो में करेंगे, तरीका समझो। ये चारों हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर, इसके बाद ऊपर के दोनों एन वाले और दोनों एस वाले भी हैं। चलो ये भी अच्छी बात है भाई, याद हो गया। 4 और ये हो गया अपना 5। ठीक है, और ये हो गया अपना 6। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये हो गया 6 और इसको कर लो 7। ठीक है, और इसको कर लो 8। दोनों एन वाले भी, दोनों एस वाले भी। ठीक है सर, नीचे 4 ऊपर 4 हो गए, दोनों एन वाले दोनों एस वाले याद कर लिए। ये कुल मिला के हमने 8 याद कर लिए। बहुत बढ़िया, याद कर लिए। तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद ध्यान से सुनना भाई, कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 9, 10, 11, 12, 4 और बचे हैं। तो भाई भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो भाई इसे भी शामिल कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अधिकृत रूप से सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये हो जाएगा 9 नंबर, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा अपना 9 नंबर। ठीक है, और फिर ये तीनों के तीनों जो मध्य प्रदेश में है, ये तीनों, तो ये हो जाएगा 10 नंबर, ये हो जाएगा 11 नंबर, ये हो जाएगा 12 नंबर। तो थोड़ा सा ध्यान दिया हो अगर आपने, तो तरीका वापस से बता देंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस से ध्यान से सुन लो। जब हम 18 की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे शेषाचलम कहां पर है, ये याद कर लो, रट लो इसको, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम से नीचे के 4, ठीक है, कौन कौन से, नीलगिरी, अगस्त्य मलाई, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, 4। ठीक है, शेषाचलम के ऊपर 2 एन से, 4 और 2 6, कौन कौन से 2 एन से, नौकरेक, नंदा देवी, 2 एस से सिमलीपाल और सुंदरवन। सर ये 8 हो गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा, अब आप सीधा पहुंच जाना भाई अरुणाचल प्रदेश में सीधा पहुंचोगे तो दिहांग दिबांग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मानस और डिब्रू सिखोवा कहाँ आ जाएगा, आसाम में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मानस और डिब्रू सिखोवा कहाँ आ जाएगा, आसाम में आ जाएगा। इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा आ जाएगा। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा। कोल्ड डेजर्ट से सीधा गर्म डेजर्ट पे आ जाना, कच्छ के रन पर, और उसके बाद में 3 नाम याद कर लेना मध्य प्रदेश से। तो ये तरीका है 18 नाम याद करने का। फिर आप कहोगे सर इसमें से 12 नाम अलग से याद रखने हैं, तो बहुत आसान है, वही शेषाचलम को पकड़ो, ये इन 12 में नहीं है। शेषाचलम से नीचे के 4, शेषाचलम से ऊपर के 2 एन से कितने हो गए 6, शेषाचलम से ऊपर के 2 एस से कितने हो गए 8, एक कौन सा हो गया कंचनजंगा, और 3 कौन से हो गए मध्य प्रदेश से संबंधित, ये हो गए अपने पास 12। चलिए भाई, याद हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई। तो ये है अपना तरीका याद करने का, किसको, बायोस्फीयर रिजर्व को। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे लास्ट में फिर से बता देता हूं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। ठीक है, और इन 18 में से यूनेस्को की एक लिस्ट है, मैब लिस्ट, उसमें कितने शामिल हैं, 12। चलिए, और इस क्लास की जो पीडीएफ है
तो आप सबको अच्छे से पता है कहाँ मिलेगी, अचीवर्स एकेडमी, कोई स्पेस नहीं देना है, 5454, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जम के पढ़ें, जज के पढ़ें, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो बिल्कुल फोड़ देना उसे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।